जी स्टूडेंट्स, 5 चैप्टर्स की ये बैक एक्सरसाइज यहाँ पे हम करेंगे। चैप्टर नंबर आपको आना है 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये फाइनल्स में आपको आने हैं। तो बैक एक्सरसाइज ऑलरेडी थोड़ी बहुत मैंने क्लास में समझाई भी हुई है ऑनलाइन क्लास में। तो अभी यहाँ पर जिन बच्चों ने नहीं करी थी, यहाँ से एक बार अच्छे से देखना और उसको लर्न करना अच्छे से। तो नंबर 1 पे है यहाँ पे मैचिंग हमारी। तो क्या है, मैच दीज। तो आपको पता होना चाहिए रेड प्लैनेट कौन सा है। रेड प्लैनेट है मार्स। स्मॉलेस्ट प्लैनेट हमारा मरकरी है, ये सारा चैप्टर थोरोली करवाया है मैंने। लार्जेस्ट प्लैनेट हमारा जुपिटर है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट जो है सबसे चमकने वाला वो है वीनस। चंक्स ऑफ रॉक्स डेट बर्न अप नियर द अर्थ, धरती के सतह के पास जो चमकदार कुछ रॉक्स होते हैं जो जलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मिटियोर्स। मिटियोर्स को हम शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं, जो टूटते हुए तारे होते हैं। रॉक्स विद लॉन्ग ग्लोइंग टेल, ऐसे रॉक्स जिनके पीछे ऐसा लगता है कि जैसे पूंछ हो और वो चमक रही हो, वो कौन से होते हैं, कॉमेट्स। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगी हमारी बैक एक्सरसाइज में फिलिप्स। द चेंजिंग शेप्स ऑफ मून आर कॉल्ड डैश ऑफ द मून। मून के जो शेप्स चेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फेसेस ऑफ मून। नेक्स्ट, द मून टेक्स अबाउट डैश डेज टू कंप्लीट वन रोटेशन। एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए मून कितना टाइम लगाता है, रोटेशन करने के लिए 28 डेज। और 28 डेज जो है वो मून का टाइम पीरियड होता है रोटेट करने का, याद रखना इसको। द फादर इज अ प्लैनेट इज फ्रॉम द सन। जितना प्लैनेट एक सूरज से दूर होगा, स्लोएस्ट इट टेक्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, उसका जो रेवोल्यूशन कंप्लीट करने का टाइम पीरियड होगा वो उतना ही धीरे होगा। ठीक है, मानो यहाँ पर सूरज है और यहाँ पर वो प्लैनेट है। जब उस प्लैनेट ने यहाँ पर आसपास घूमना है सूरज के, तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसको टाइम भी ज़्यादा लगने वाला है। ओके, तो वो स्लो उसको कवर करेगा, ये भी याद रखना। द मून हैज़ बिग होल्स ऑन इट्स सरफेस कॉल्ड डैश। मून की सतह के ऊपर बड़े बड़े खड्डे से होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रेटर्स। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट डैट हैज़ डैश। धरती इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर क्या है, वाटर है, पानी है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, एन इक्लिप्स इज ए डैश इन द स्काई। स्काई में एक इक्लिप्स यानी कि ग्रहण जब लगता है वो एक्चुअल में क्या होती है, एक शेडो होती है, परछाई होती है। ठीक है, कौन सी परछाई, या तो वो धरती की परछाई होगी जो चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी, या फिर वो चंद्रमा की परछाई होगी जो धरती के ऊपर पड़ेगी। ठीक है, तो है क्या, एक ग्रहण, बस एक परछाई। समथिंग दैट डज नॉट लेट लाइट पास थ्रू इट इज कॉल्ड। कोई ऐसी चीज़ जिसमें से रोशनी आर पार नहीं हो सकती, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, वो क्या है, ओपेक। व्हेन लाइट बाउंसेस ऑफ, जब लाइट किसी चीज़ से टकराकर वापस जाती है तब हम उसको क्या बोलते हैं, वी से दैट इट इज़ बीइंग रिफ्लेक्टेड, कि वो क्या हो रही है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है। स्मूथ थिंग्स रिफ्लेक्ट लाइट डैश देन रफ थिंग्स डू। स्मूथ चीज़ें जो हैं वो रोशनी को बेटर तरीके से यानी अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं, बाउंस बैक करवाते हैं, जबकि जो रफ सरफेस होते हैं, खुरदरा सरफेस होता है, वो नहीं कर पाता ये काम अच्छे से। नॉर्मली सनलाइट इज डैश बिकॉज द 7 कलर्स आर मिक्सड अप। सनलाइट जो है, सूरज की रोशनी है, वो हमें कैसी दिखती है, कलरलेस। कलरलेस यानी उसका कोई भी रंग हमें नज़र नहीं आता, वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर के जो 7 रंग है वो आपस में मिक्स हुए पड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, समथिंग दैट लेट लाइट पास थ्रू इट इज़ कॉल्ड। ऐसी चीज़ जिसके अंदर से रोशनी आर पार हो सकती है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। यू कैन नॉट सी थिंग्स बिहाइंड योर हेड बिकॉज, आप अपने सर के पीछे की चीज़ नहीं देख सकते। क्यों, क्योंकि लाइट गेट्स ब्लॉक्ड ऑफ बाय योर हेड, क्योंकि आपका सर जो है वो रोशनी को रिफ्लेक्ट होने से रोक देता है, उसको आर पार नहीं होने देता। तो सर क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। रेनबो फॉर्म्स व्हेन, रेनबो कब बनता है, द कलर्स ऑफ सनलाइट सेपरेट्स आउट, जब सूरज की रोशनी के रंग अलग हो जाते हैं तब वो हमें 7 कलर दिखाता है, जिसको हम रेनबो बोल देते हैं। द मून गेट्स इक्लिप्स्ड व्हेन, सूरज का जो ग्रहण लगता है वो कब लगता है, जब द अर्थ इज बिटवीन द सन एंड द मून, जब अर्थ जो है वो सूरज और मून के बीच में आ जाती है, यानी कि जब धरती की परछाई चंद्रमा के ऊपर पड़ती है तब हम बोलते हैं कि वो चंद्र ग्रहण लग चुका है। ठीक है, आगे, ओनली द अर्थ
exerts gravitational force other planets do not। अब ये चैप्टर जो है मैंने आपको अच्छे से पूरी तरीके से नहीं करवाया अभी तक, तो बैक एक्सरसाइज आप समझने की कोशिश करिएगा यहाँ से, इसकी वीडियो अलग से आपको आएगी यूट्यूब के ऊपर। ओनली द अर्थ एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, धरती के अंदर एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम बोलते हैं। ये फोर्स चीज़ों को अपनी तरफ खींचती हैं, ठीक है। जब ये चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है तो उसका मतलब होता है कि वो उस सरफेस के साथ चीज़ों को जोड़ कर रखना चाहती है, ठीक है। अदर प्लैनेट्स डू नॉट। अब ये जो फोर्स है वो सारे के सारे हैवी प्लैनेट्स के अंदर होती है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिर्फ अर्थ के अंदर है, बाकी प्लैनेट्स के अंदर नहीं है, तो ये गलत बात है, इसीलिए ये फॉल्स। हाउ हार्ड द अर्थ पुल्स अ बॉडी डिपेंड्स ऑन हाउ हैवी इट इज़। कोई भी ऑब्जेक्ट धरती की तरफ कितना खिंचाव उसको मिलेगा, ये किस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है, उस चीज़ के वजन के ऊपर। देखो अगर गुब्बारा नीचे गिर रहा है तो वो धीरे धीरे गिरता है ज़मीन पर, यानी कि उसका वजन कम होने की वजह से उसका खिंचाव धरती की तरफ कम है। और यहीं कोई ईंट गिरनी हो ज़मीन के ऊपर तो वो फटाफट से गिर जाती है पलक झपकते ही, ठीक है, क्योंकि वो भारी होती है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन। फ्रिक्शन जो है एक ऐसी फोर्स है, यानी ऐसा बल है जो क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। यानी कि अगर हम बोलें कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं तो हमारा पैर जब ज़मीन के ऊपर लगता है तो हमारा पैर क्या करता है, धरती को पुश करता है, दबाव डालता है। वही पुश हमें धरती की तरफ से भी एक लगता है, ठीक है। तो धरती भी हमारे पैर को एक दबाव महसूस करवाती है जिसकी वजह से हमारा पैर आगे की तरफ जाता है, ठीक है। तो जब फ्रिक्शन लगती है तब हम चल नहीं पाते। जैसे हम अगर बोले कि बर्फ़ के ऊपर चलना हो तो हम नहीं चल पाते, क्यों, क्योंकि वो एकदम स्मूथ सरफेस है और वहाँ पर फ्रिक्शन होती है, तो हम चल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वो क्यों नहीं चल पाते, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन है जो हमारे मोशन को यानी हमारी गति को रोक रही है, ठीक है। तो इसीलिए आंसर क्या है इसका, ट्रू। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर व्हेन सरफेस आर रफर। जब सरफेस यानी कि ज़मीन या फिर कोई भी परत है, लेयर है, उसका सरफेस जो है वो उबड़ खबड़ होता है, यानी कि खुरदरा होता है, स्मूथ नहीं होता, तब हम क्या होता है वहाँ पर फ्रिक्शन ग्रेटर होती है, ठीक है। तो फ्रिक्शन अगर ज़्यादा होगी तो हम चल पाएंगे, अगर फ्रिक्शन कम होगी तो हम नहीं चल पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो आंसर क्या है यहाँ पे, ट्रू है। अ फोर्स कैन एक्ट ओनली इफ़ टू बॉडीज टच। एक फोर्स तभी लग सकती है जब दो चीज़ें एक दूसरे को छूती हैं। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमारे ऊपर भी लगी हुई है ना, तो हम धरती के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ने हमें छुआ नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये आंसर फॉल्स है। ये बोल रहे हैं कि कोई भी फोर्स तभी अप्लाई होती है जब दो चीज़ें एक दूसरे को टच करती हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमें टच नहीं कर रही है, वो धरती के बीचों बीच है और हम धरती के ऊपर हैं, तो फिर भी वो फोर्स अप्लाई हो रही है, इसलिए इसका आंसर फॉल्स। मैग्नेट्स अट्रैक्ट ऑल मेटल्स। जितने भी मैग्नेट होते हैं, जितने भी चुंबक होते हैं, वो सारे के सारे मेटल्स को यानी लोहा या कोई भी और धातु है उसको अपनी ओर खींचते हैं, तो आंसर इज ट्रू। ये ट्रू कैसे है, अब देखो आयरन में इसकी जो चुंबकीय शक्ति है वो ज़्यादा अप्लाई होती है, लेकिन बाकी मेटल्स के ऊपर थोड़ी कम होती है, बट अट्रैक्शन ज़रूर होती है, इसीलिए ये ट्रू है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे फिलअप्स है। व्हेन वी यूज़ बैटरीज, जब हम बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं, द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन दैम चेंजेस इनटू। अब देखो एक बैटरी है, एक सेल है, ठीक है। सेल के अंदर क्या है, केमिकल्स प्रेजेंट है। अब ये जो केमिकल है, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो कोई भी, जैसे अगर टॉर्च में बैटरी डाली है, सेल डाला है, तो उसका स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, उसमें लाइट ऑन होती है। वो लाइट क्यों ऑन हुई, क्योंकि उसमें बिजली पैदा हुई। अब ये जो केमिकल एनर्जी थी वो किस चीज़ में बदल गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तभी क्या हुआ, बल्ब ग्लो करा है, ठीक है। व्हेन फ्यूल्स बर्न, जब फ्यूल जलते हैं यानी कि कोई भी ईंधन, पेट्रोल, डीजल जलता है, दे कंबाइन विद डैश टू गिव एनर्जी। वो किस चीज़ के साथ जुड़ जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। जैसे लकड़ी जलाई गई, तो जब लकड़ी जलाई जाती है तो जो आग निकलती है, तो हवा में क्या है, हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हम सांस लेते हैं ना हवा से। तो जब वो लकड़ी की आग जो है वो हवा की ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाती है, घुल जाती है, तब क्या चीज़ बनती है, तब एनर्जी बनती है। और वो एनर्जी कौन सी है, लकड़ी के जलने पर जो बनी है, वो है लाइट एनर्जी। उसके बाद ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं और खाना खाते हैं, फूड कंबाइंस विद ऑक्सीजन, तो हमारा जो खाना है वो किस चीज़ के साथ जुड़ जाता है, जो हमने सांस ली, ऑक्सीजन अंदर गई, उस ऑक्सीजन के साथ। अब फूड और ऑक्सीजन दोनों ही जब मिक्स हो जाएंगे तो हमारी बॉडी को वो क्या देंगे, एनर्जी देंगे, ठीक है। नेक्स्ट,
वी यूज द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, चलता हुआ पानी जो है और चलती हुई हवा विंड जो है उसकी एनर्जी हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम क्या बना सके, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हम बिजली बना सके। ठीक है, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मूव करता है उसमें एनर्जी होती है, तो यहाँ पर फ्लोइंग वाटर है, बहता हुआ पानी, और चलती हुई हवा जो है उसकी एनर्जी भी हम इस्तेमाल कर कर क्या बना देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं। नेक्स्ट, सोलर सेल्स यूज सनलाइट टू मेक डैश, अभी सूरज की रोशनी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने घरों की छतों के ऊपर देखा होगा कि सोलर पैनल्स लगे हुए होते हैं ना, सोलर कुकर होते हैं। तो वो क्यों लगे होते हैं, सोलर एनर्जी को अपने में स्टोर करने के लिए। वो सोलर एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं सोलर सेल्स में, और उस एनर्जी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली बनाने के लिए। ऐसा करने से क्या होगा, हमारा पानी और जो हवा हमने यूज़ करी है बिजली बनाने के लिए उसकी बचत हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है हमारे यहाँ पर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हाउ मच अ स्प्रिंग स्ट्रेच व्हेन यू हैंग समथिंग फ्रॉम इट डिपेंड्स ऑन, जब एक स्प्रिंग के साथ कोई चीज़ लटकाई जाती है, ठीक है, तो वो कितना खिंचाव उसका होगा ये किस चीज़ पर निर्भर करेगा। अब देखो, एक स्प्रिंग है, उसके ऊपर आप एक पॉलीथीन में 2 किलो की ईंट लटका दीजिए तो वो ज़्यादा खींचा चला जाएगा। वही आप आधा किलो की छोटा सा पत्थर लटका दीजिए, वो कम खींचा जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा हाउ हैवी द थिंग इज़, कि वो चीज़ कितनी भारी है। ठीक है, व्हेन यू हीट समथिंग इट, जब आप कोई चीज़ जलाते हैं तो वो क्या हो जाती है, तो वो फैलने लगती है, यानी कि एक्सपैंड। हम लोग बोलते हैं कि बच्चों को कुरकुरे भी नहीं खाना चाहिए, है ना। तो अगर आप कुरकुरे का एक दाना लेकर बड़ों की हेल्प के साथ उसको अगर जला के देखेंगे तो वो भी पिघलना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि वो भी एक्सपैंड करता है। ओके, तो वो हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर हीट एनर्जी स्टोर्ड होती है। ए मेटल फील्ड इन अ थर्मोमीटर, एक थर्मोमीटर में जो मेटल होता है इस्तेमाल किया जाता है जिससे पता चलता है कि बुखार कितना है, जिसको हम पारा बोलते हैं, उसको इंग्लिश में हम मर्क्यूरी बोलते हैं। उस मेटल का नाम क्या है, मर्क्यूरी। ये याद रखना है आपने कि थर्मामीटर के अंदर कौन सा मेटल है, मर्क्यूरी। व्हेन स्वेट इवेपोरेट्स, जब पसीना बॉडी से इवेपोरेट होता है, यानी कि हवा के साथ वो मिक्स होना शुरू हो जाता है, इट टेक्स द हीट नीडेड फ्रॉम, तो वो कौन सी जगह से हीट एनर्जी इस्तेमाल करता है, आवर स्किन, हमारी स्किन के ऊपर से। देखो, कोई भी चीज़ इवेपोरेट तब करती है जब सरफेस गर्म होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी से जो पसीना आता है वो इवेपोरेट तभी होगा जब हमारी बॉडी जो है वो गर्म होगी। ठीक है, तो जब बॉडी गर्म होगी तो स्वेट इवापोरेट होगा, पसीना इवापोरेट होगा, हवा में जाएगा, और तब हमें वो कूलिंग इफेक्ट भी देता है, यानी कि हमें ठंडक महसूस होती है। द एयर कमिंग इन थ्रो कूलर इज कूल, कूलर के ज़रिए जो हवा अंदर आती है वो ठंडी होती है। वो क्यों होती है, इट इज़ कूल्ड बाय इवापोरेटिंग वाटर, ये इसीलिए कूल होती है क्योंकि वो पानी को इवापोरेट कर देती है। ठीक है, वो पानी को हवा में मिक्स करवाती है और फिर वो हवा हमें हमारी बॉडी के आकर टच करती है, जिसकी वजह से हमें वो कूलिंग इफेक्ट महसूस होता है। लाइटनिंग, अब लाइटनिंग क्या है, बिजली जो कड़कती है उसको हम लाइटनिंग बोल देते हैं। तो ये बिजली कड़कती है, वो किस वजह से कड़कती है आसमान में, तो लाइटनिंग इज कोज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स कुछ होते हैं जो आसमान में फ्लो करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स जब उनकी अमाउंट बढ़ जाती है तो बिजली ज़्यादा हो जाती है। बिजली ज़्यादा होने की वजह से तब मौसम अगर बदलता है, थंडरस्टॉर्म आता है, तब लाइटनिंग होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा, तो आप इसे अच्छे से लर्न कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।